नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13, जिसमें कथन दिए हुए हैं और हमें सही कथन पे विचार करना है। देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकेंड ये है, भारत का यह संविधान, या जो भारत का संविधान है, यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तो क्या ये अक्षमता और सिद्ध कदाचार को जो है कहीं ये चीज़ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पूछ रहा है। और नेक्स्ट हमारा है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल संख्या की बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले 2/3 2/3 जो है कम से कम 2/3 लोगों द्वारा समर्थित हो। तो आपका सही उत्तर है 3 और 4, 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया और जो है उसका ब्यौरा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है। कि अब ये जो है, जो भी अगर जो है न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव किया जा रहा है तो विधि द्वारा अपेक्षित ये है कि जो यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो। अगर एक भी सदन समर्थन नहीं दे रहा है तो ये महाभियोग आगे हम नहीं ले जा सकते। ठीक है ना, उसके लिए फिर और पहली बात तो समर्थन दोनों की तरफ से चाहिए, उसके बाद उस सदन की कुल संख्या के बहुमत के द्वारा तथा 2/3 जो होंगे 2/3 जो है सदस्य जो उपस्थित है सदन में और मत देने वाले सदन का सदस्यों का 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो हमारा फर्स्ट और सेकंड है वो गलत हो जाता है। देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 खंड 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ये डिपेंड करता है, वो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाध्यकारी है कि स्वीकार ही करना है। तो पहला तो क्लियरली जो है गलत हो जाता है क्वेश्चन। दूसरा है हमारा, दूसरा कथन ये है कि संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का अधिकार अक्षमता और सिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहित है, किंतु ये अक्षमता और सिद्ध कदाचार है वो परिभाषित कहीं भी नहीं किया गया है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा इसमें और एक्सप्लेनेशन है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया और ब्यौरा का वर्णन है। तो महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ पे है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की में धारा 7 धाराएं हैं और उसमें है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी न्यायाधीश के महाभियोग का अगर प्रस्ताव जो है किसी जो सदन में संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित एवं मत देने वाले 2/3 जो है बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। इस प्रकार पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वह जो है न्यायाधीश पदमुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो ये आपका 65 ईयर्स है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 ईयर्स है। न्यायाधीशों को की सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 ईयर्स है, जबकि उच्च न्यायालयों की 62 ईयर्स है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, संसद के द्वारा। हमने देखा था संसद के द्वारा। फिर है अनुच्छेद 125 क के तहत जो उच्चतम न्यायालय है न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। तो देखिए, पहला तो ये है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी जो है नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा है क्या, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य ऐसा नहीं है। ठीक है, न्यायाधीशों के वेतन
न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित है। ठीक है, न्यायाधीशों का जो वेतन है भारत की संचित निधि पर आरोपित है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की भी सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के बाद ही की जाती हैं। तो ये जो हमारा ए है 1 and 3 इज करेक्ट। ए जो 1 और 3 है वो करेक्ट है। 1 और 3 क्या है, एक जो हमारा यही है, ठीक है ना, कि नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ेगा। 1 और 3 कौन सा सही है, ये जो न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता। ठीक है, ये हो गया। बाकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जाना, ये तो गलत हो गया। और चौथा क्या गलत है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श पर की जाती है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है। तो उच्चतम न्यायालय क्या है, प्रहरी है। अतः उसकी जो स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता। संचित निधि पर भारित होता है, इसलिए संसद में मतदान की जरूरत नहीं होती उसमें। तो 1 और 3 हमारा सही हो गया, 2 और 4 गलत है। देखिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, कहाँ पे, किसी भी न्यायालय में नहीं। याद रखिएगा, सेवानिवृत्ति के पश्चात जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो कहीं भी जो है वकालत नहीं कर सकते, कहीं भी वकालत वो नहीं कर सकते। तो देखिए, संविधान किस अनुच्छेद 124(7), ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी, ठीक है, किसी भी जो है किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय में या एवं अन्य उच्च न्यायालयों में जिस पर उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश हो उसमें नहीं, ठीक है, उसमें वकालत कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट के जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो 124(7) के अंतर्गत जो संविधान के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो किसी भी जो है अदालत में जो है वकालत नहीं कर सकते। जबकि 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अब जब रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद वो उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालय, जिस उच्च न्यायालय में वो है उसको छोड़ के जो है और जो उच्च न्यायालय है उसमें जो है वकालत कर सकते हैं। याद रखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। देखा था हमने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये है राष्ट्रपति। भारत की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, जो सर्वोच्च न्यायालय उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्य के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के से परामर्श के पश्चात, जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे या की जाती है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति के भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा कोई भी जो है जज है उनकी नियुक्ति होनी है तो मुख्य न्यायाधीश की यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी जरूरी है, उनसे परमिशन नहीं, परामर्श। ठीक है, 1993 में दिए गए एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया, लेकिन फिर से 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को
व्याख्यात करते हुए इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की परामर्श लिखित होने का निर्णय दिया गया है। समझ रहे हैं ना कि पहले तो 1993 में बाध्यकारी बना दिया और 1998 में ये कह दिया गया कि चीफ जस्टिस तो देंगे, साथ में 4 अन्य जो आपके सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनका भी परामर्श लिया जाना चाहिए और वो रिटन में लिया जाना चाहिए। ठीक है, कौन लेगा? राष्ट्रपति लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब नहीं होता है तब होती है। ठीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करना या चालू करने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश की गणपूर्ति ना हो, यानी कि कोरम ना हो, गणपूर्ति ना हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो किससे करेंगे? चीफ जस्टिस करेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि एडॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकेंगे। ठीक है, वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बात करते हैं। तो जब किसी भी जो है अगर गणपूर्ति नहीं होती है तो जो है आपके हाई कोर्ट के जजेस को लेते हैं और उनसे गणपूर्ति करते हैं, लेकिन उसको करने से पहले इनको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको राष्ट्रपति से परामर्श करना होता है और साथ में ही जिस हाई कोर्ट से जज लेते हैं उसके जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पे है? ये जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तदर्थ जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय के में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ जो है न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश इस मंडल के सदस्य होते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा भी हमने जस्ट बताया कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है तो उसकी अनुशंसा राष्ट्रपति को जो है करने वाले मंडलों में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 और अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, मतलब 1+4। पहले तो सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे प्लस 4 अदर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, वरिष्ठतम जजेस होंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम किस लिए होंगे? ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए। ये जो 1+4 है ये जो है राष्ट्रपति को एडवाइस करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय में संबंधित संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के अगर निर्वाचन के संबंध में उच्चतम न्यायालय कोई मामले की सुनवाई कर रहा है तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे जो है हम संवैधानिक पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम संवैधानिक पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हमारा है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। केंद्र राज्य, केंद्र एक जो है जो सेंटर है और 2 राज्य है ना, इस तरीके से ये मूल अधिकारिता में आती है। देखिए मूल अधिकारिता। ठीक है, तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति के मूल अधिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आती है और ये जो है 131 के अंतर्गत है। क्या क्या? भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों की दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्य हों या किसी विवाद में उस विवाद में विधि या तथ्य या कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां एक अन्य न्यायालय का अपवर्जन करके उच्च न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसा केस जहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो, किसी विवाद में यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न हो जिस पर
किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, किसी भी विधिक अधिकार का अस्तित्व निर्भर है उस जो है विवाद में, तो उस स्थिति में अन्य जो है वहां तक अन्य न्यायालयों के अपवर्जन करके, अन्य न्यायालयों को छोड़ करके, उनको जो है पीछे करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिकता प्राप्त होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। जहाँ पे विधि और तथ्य की बात आती है तो वहां पे जो है हाई कोर्ट को पीछे करके सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी मूल अधिकारिता आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो देखिए कौन आता है, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में कौन आता है। ठीक है, भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच के विवाद, संसद कि किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो देखिए ये सी है हमारा 1 और 4। ठीक है, 1 और 4। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद और जो है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। जो राज्य विधानमंडल में चुनाव पर नहीं आएगा, ये जो है आरंभिक अधिकारिता में नहीं आएगा, और भारत सरकार किसी अन्य राज्य क्षेत्र, अन्य जो है यूनियन टेरिटरी के साथ विवाद हो तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में, देखिए इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, नहीं जो है वो हमें बताना है। दूसरा क्या है, यह अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य अधिकार रखता है। तीसरा है, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाह अधिकारिता रखता है। ठीक है, 143 में है, और इसके पास अपने ही निर्णय आदेश पर पुनर्विचार करने की सारा कुछ सही है, इसमें सारा सही है। देखते हैं इसको, ये जो है हमारा ए, बी सी डी सही है, और ए क्या है, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने का अन्य शक्ति है, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्ति नहीं है, रिट तो जारी कर सकते हैं लेकिन अन्य शक्ति नहीं है। ठीक है, अन्य शक्ति नहीं है। अब अन्य शक्ति, एक बार अन्य शक्ति को देखना होगा। अन्य शक्ति जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अगर किसी को जो है क्लियर तो आप उसको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उच्च न्यायालय को भी जो, देखिए सर्वोच्च न्यायालय, ये चीज क्लियर है माइंड में, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स के केस में 32 में है, और जो हाई कोर्ट्स हैं उनको रिट जारी करने का अधिकार 226 में 226 के तहत वो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने का अन्य शक्ति उनके पास है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस जो है केस में बनी, तो ये गोलकनाथ केस में बनी दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ के, जस्ट सेकेंड, हाँ, केशवानंद भारती केस में जो 1973 में हुआ, केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ, उच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीशों की थी केशवानंद भारती, याद रखिएगा केशवानंद भारती 13 लोगों की खंडपीठ बनी थी। उसके बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 लोगों की बनी, जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का विवाद था 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो केशवानंद भारती में मूल ढांचा यानी कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने, उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय सबसे बड़ी पीठ बनी थी, जो है 13 सदस्यीय पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति स्वीकार किया गया, परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या जो है सांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता। देखिए केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का होता है, ये बात सामने आई। उसमें संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया कि संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत वो मूल ढांचे को नहीं टच कर सकते, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन वो नहीं कर सकेंगे।
ये भी कहा गया। अब देखिए निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा है, तो ये है इंदिरा साहनी है, शंकरी प्रसाद है और रुदल शाह। ये गलत है, ये आपका केशवानंद भारती होगा, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, भारत के जो संविधान है इसके निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए एट लीस्ट 5 होनी चाहिए, कम से कम 5। ठीक है, तो संविधान के निर्वाचन के बारे में, संविधान के अगर निर्वाचन की बात हो रही है, ठीक है, उसमें विधि के सारवान प्रश्न अगर कोई है तो उसके लिए अगर जो है उस बात पर कोई विचार करना है तो एटलीस्ट 5 जो है न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संविधान में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे, ठीक है, मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह की अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो ये मूल अधिकार है। ठीक है, ये क्या है, न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरीके से अपनी लाइफ को वो उसकी रूपरेखा वो बना सकता है, वो उस बनाने के लिए उसको सक्षम है। तो ये जो है गोलकनाथ केस में कहा गया है, गोलकनाथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये जो धारणा थी वो दिया था। 33 में हमारा है 33वां वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था में के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इंदिरा साहनी में क्या था, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत। ठीक है, और चिकनी परत मतलब होता है क्रीमी लेयर। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर। जो है विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं की का संरक्षण। तो आपको याद होगा शायद बेंगलुरु साउथ में कहीं एक लेडी थी जो अपने कार्यस्थल पर उनके साथ जो है इस तरीके की कोई दुर्व्यवहार किया गया था, उसके सब्जेक्ट में है, तो ये सही हो गया। मेनका गांधी क्या है, अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। मेनका में क्या है, मेनका गांधीवाद में 19, 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। नेक्स्ट है बेला बनर्जीवाद। बेला बनर्जीवाद है विदेशी यात्रा, तो ये गलत हो गया, विदेशी यात्रा दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। अब देखिए ये डी आपका गलत हो गया, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। देखिए डी विकल्प त्रुटिपूर्ण है। बेला बनर्जीवाद जो है पश्चिम बंगाल भूमि विकास, किसके लिए, भूमि विकास के लिए, भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेशी यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधीवाद में ही बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा ये इंदिरा साहनीवाद है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, क्रीमी लेयर के लिए है। विशाखा दत्त किस लिए, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं के संरक्षण के लिए है। मेनका गांधी 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, और साथ में ही विदेशी यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, ये मेनका गांधी ने ही कहा था। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा, देखिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ, अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, मैं थोड़ा स्पीड स्लो करने की कोशिश करूँगी, लेकिन कवर बहुत ज़्यादा करना है इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बार मुझे अपना फीडबैक दे दीजिएगा, जैसा भी आपको जो है आप क्या सोच रहे हैं इस पर आप बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, हाँ देखिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अपीलीय क्षेत्र, अपीलियट जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है, 131 में है, 132 में है। अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 से मिलाकर पढ़ने के साथ है, या अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 के साथ पढ़ने के लिए है। तो ये आपका है सी। सी मतलब क्या, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ये जो है किसमें है, ये आपका है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार से संबंधित है। याद रखिएगा अनुच्छेद 134 ए से अनुच्छेद 132 को मिलाकर पढ़ना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि ये तो हम लोग कर रहे हैं फैक्चुअल चीज़ें, मैं आपको ये गारंटी देती हूँ अगर आपने अच्छे से वीडियो सारा किया है तो इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन फैक्चुअल आएगा आप बिल्कुल करके आएंगे। और पॉलिटी में कुछ ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड आएगा नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हुई हैं इधर बीच में वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक बेयर एक्ट रखना है। बेयर एक्ट से जो आर्टिकल्स हैं वो ज़रूर करना है, अदरवाइज जो है आर्टिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा पूछता है यूपी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो आर्टिकल्स आपको याद होना चाहिए। और अगर आप कहेंगे आप अपने जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आर्टिकल्स के बारे में मैं कुछ आपको बताऊं तो मैं उसको कवर कर जो है 2-3 वीडियो और लगेगा, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो एग्जाम के लिए आप उसको खुद से कर लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के सिविल, दांडिक या
अन्य कार्यवाही में किए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। ठीक है, समझिए 132 के अनुसार क्या है, किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही के लिए कोई भी निर्णय, कोई डिक्री, कोई अंतिम संदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। मतलब अगर कोई डिक्री दे देता है, कोई मतलब फाइनल जजमेंट दे देता है, समझ लो डिक्री मतलब क्या था, फाइनल जजमेंट दे देता है, कोई निर्णय सुना देता है, कोई अंतिम आदेश सुना देता है, तो उसकी जो उसका अपील उच्चतम न्यायालय में होगा, मतलब उसकी सुनवाई वहां पे हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो फाइनल हो गया तो फाइनल हो गया। जबकि 133 केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। 132 में क्या है, सिविल, दांडिक और अन्य कार्यवाही के उसमें अपील जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। लेकिन 133 की बात अगर करें तो 133 केवल सिविल विषयों की अपील से संबंधित है, केवल सिविल विषयों की अपील से संबंधित है। अब नेक्स्ट हमारा है 134A। 134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है और इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134A और 132 को साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। ठीक है, क्यों? 134A में क्या है, दांडिक भी है और आपका जो है जो सिविल है वो भी है। ठीक है, और यहाँ पे और अन्य है वो भी है। लेकिन 132 में जो है, 132 में क्या है, सिर्फ जो है सिविल विषयों पे से अपील जो है उसकी अपील से संबंधित है, वो वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जाए जा सकते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर संविधान की व्याख्या करनी तो सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा सुप्रीम कोर्ट के, या अपीलीय क्षेत्राधिकार या परामर्शदात्री। तो ये क्या होगा, ये आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा कि अगर जो है संविधान से संबंधित कोई भी विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, समझ रहे हैं ना आप। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। अगर कहीं से भी नहीं सुनवाई होती है, सही कहीं से अगर उसको जस्टिस नहीं मिलता तो वो भाग के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो अपील जो है लास्ट अपील वहीं पे होती है। तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो कि जो संविधान के निर्वाचन के मामले 132, संविधान के निर्वाचन के मामले 132, सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो चाहे नहीं हो 133, आपराधिक या दांडिक मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं हो 134, और विशेष इजाजत से अपील 136। संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय, जो संवैधानिक मामले है उसमें उच्च न्यायालय के निर्णय या अंतिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई विधि किसी विधि का किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनेक उच्च न्यायालयों के भिन्न भिन्न निर्णय दिए हों और उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय जो है दिया हो। तो समझ लीजिए कि ये क्या है कि संवैधानिक मामले में ये अपील, अगर संवैधानिक मामले में जो है उच्चतम न्यायालय का निर्णय या अंतिम आदेश उसके विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकते हैं जब भिन्न भिन्न हमारे हाई कोर्ट्स का अलग अलग जो है जजमेंट आया हो, तो हम उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। संवैधानिक मामलों में की गई अपील की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन होता है और जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। तो ये जो कथन है इन पे विचार करना और ये बताना भी है कि कौन सा जो है सही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो सर्वोच्च न्यायालय है सिर्फ मूल क्षेत्राधिकार रखता है। याद रखिएगा क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, और यह केवल मूल एवं अपीलीय अधिकार रखता है। थर्ड हमारा ये केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय अधिकार रखता है। मूल, अपीलीय और परामर्श, तो ये तीनों ही तो रखता है ना, मूल भी रखते हैं, अपीलीय भी रखते हैं और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी रखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसका 132 से 136 है। ठीक है, 132 से 132 टू 136 जो है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और जो है 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा 143 के तहत परामर्श जो है संबंधित क्षेत्राधिकार का विवरण है। नेक्स्ट हमारा है भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल किया जा सकती है। सुधारात्मक याचिका कब, 142 में।
सुधारात्मक अगर याचिका है तो आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट ले जा सकती है। देखिए रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002, ठीक है, इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है, 142 के तहत, निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों को, देखिए भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बाध अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बाध की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में इसका क्या अर्थ हो सकता है, ठीक है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, तो देखिए इसका अर्थ जो है वो ये है जो आपका बी है, ठीक है, ये किसका आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये जो है बी है। तो देख लीजिए भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं है। सिंपल सी बात, देखिए इसको आप समझिए। देखिए भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बाध अथवा उपबंध 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बाध की तरह कार्य नहीं कर सकते। मतलब कि जो अगर संसद जो है भारत की सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के प्रयोग में वो जो है किसी तरीके से बाउंड्री नहीं लगा सकती। संसद के द्वारा निर्मित जो है, जो अगर वो कोई जो उनकी विधि है, वो कोई जो है नियम बनाते हैं, तो उस नियम के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर को जो है एक्सेस करने से नहीं रोक सकते, ठीक है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित है कि उच्चतम न्यायालय, कौन सा, उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में जो है पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए, और जब तक इस निमित्त एक प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित। देखिए इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए। मतलब यह है कि अगर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को एक्सेस करने से जो है जो संविधान है कोई भी विधि बनाकर उसे रोक नहीं सकती। अब देखेंगे इसी अनुच्छेद का अवलंबन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में, अब एमपी में हुआ था ना ये, तो यूनियन कार्बाइड मामले में पीड़ित के लिए $470 मिलियन का मुआवजा निर्धारित करने के साथ स्पष्ट किया था कि सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बाध अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या निर्बाध की तरह कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी विधि जो है आपका ये संसद का कोई भी विधि सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियों को एक्सरसाइज करने से नहीं रोक सकता। इसी संदर्भ में यह अर्थ निकाला सकता है कि भारत का उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद या राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधियों से बाधित नहीं होता। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनरावलोकन, मतलब जुडिशियल रिव्यू के लिए कौन सा है, तो 137 है। इंपॉर्टेंट है, 137 जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 137 के तहत जो संसद द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं, विधि या जो है इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय को अपने द्वारा, देखिए न्यायालय जब अपने द्वारा कोई निर्णय दे देता है तो वो कुछ टाइम बाद उस निर्णय को रिव्यू भी कर सकता है। वो निर्णय ऐसा नहीं कि वो फाइनल हो चुका है, संसद जब देखती है तो उसको रिव्यू भी कर सकती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है पुनरावलोकन, ठीक है। देखिए न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन के बारे में मुझसे कौन सा कथन सही है, तो सही है आपका ये बी, ठीक है। बी क्या है, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है, ठीक है।
नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि विधियों और कार्यपालिका जो विधियां, ठीक है, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में ख्यापन करने का न्यायपालिका है उसका अधिकार है, ठीक है ना, न्यायपालिका का अधिकार है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, उसके तहत वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका की जो है कार्यपालिका की शक्तियों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो है जो विधि बनाया गया है केंद्र में या राज्य में उसकी भी जांच कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारातीत पाए जाने, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक या अवैध घोषित कर ये शून्य कर दिया जा सकता है, ठीक है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों कौन सा है? 131 से 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 और 372 के उपबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अब नेक्स्ट माना है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगर वो लगता है कि न्याय जो विधि बनाया गया है वो सही नहीं बनाया गया है तो उसको अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायिक पुनरावलोकन है उसमें न्यायालय को निम्नलिखित जो है अधिकार हैं। तो कौन से निम्नलिखित अधिकार हैं उनको तो देखते हैं। देखिए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर देना, तो बिल्कुल ये है, ठीक है। तो सही हो जाएगा कि अगर कोई जो है कानून है वो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको जो है बिल्कुल से जो है उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, ठीक है। भारत के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कर सकता है, ठीक है। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों को असंवैधानिक घोषित करना, ठीक है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अगर कोई जो है कानून निर्मित करते हैं तो उसकी वैधता कितनी है, उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो संविधान के साथ नहीं चल पा रहा है तो उसको असंवैधानिक घोषित करना। जो संविधान के किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण कर रही हो उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, उसको जो है जीरो कर देना न्यायिक पुनरावलोकन है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से उद्भूत है। तो हमने कहाँ से लिया इसको? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। कौन सी? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136, ठीक है। अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च जो है न्यायालय भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो 13, 32, 136 में सुप्रीम कोर्ट को और 226, 227 में हाई कोर्ट्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है कि किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करके किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होती है। तो केंद्रीय विधि को जो संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करना उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होती है। देखिए, तो ये जो है ये हमारा गलत हो जा रहा है। इसमें क्या करना, हमें सही कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ये सही नहीं है, उनकी अधिकारिता नहीं होती, ये सही नहीं है। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रश्न उठाकर मूल ढांचे से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य, केंद्र या राज्य सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर वो छीनती हो या उसको कम करती हो तो जो है राज्य सरकार जो है कोई भी ऐसा जो है नियम कानून नहीं बना सकती। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि जो है उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो सकती है। जहां तक उल्लंघन हो रहा है वहां तक उसको शून्य कर दिया जाएगा। इस आधार पर ही अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने या वह संविधान प्रावधानों के विपरीत है अगर, तो अवैध घोषित करने की पूरी अधिकारिता प्राप्त है, ठीक है। हाँ,
अब देखिए इसमें क्या है कि कथन 1 में अनुच्छेद 228 एक रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, परंतु 43वें संविधान संशोधन 1997 में इसे निरस्त भी कर दिया गया। साथ ही केशवानंद भारतीवाद 1972 का केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान में किसी भी संशोधन पे भारत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है। कोई भी संविधान संशोधन होगा, भारत जो है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, वो प्रश्न कर सकती है। यदि वह संविधान संशोधन मौलिक ढांचे का उल्लंघन का जो है करता हुआ दिखता है तो उसे 0 कर सकता है, उसको शून्य कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ पे है? ये आपका है यूके से हमने लिया है। सॉरी। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। तो किसके द्वारा? 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय चुनौती नहीं दे सकती। तो हमने अमेरिका से लिया है क्योंकि यूके में क्या है सॉरी संसद जो है वो सर्वोच्च होता है। ठीक है, यूके में संसद सर्वोच्च होता है और वहाँ पे जो है उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इसके जो है आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।